नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं अपना इनकम टैक्स कैसे हम सेव करें। इसमें इनकम टैक्स में मैं कुछ सेक्शन पे डिस्कस करूंगा, जिस सेक्शन के रेफरेंस से कुछ ट्रांजैक्शन करके हम अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी मिनिमम कर सकते हैं और हम अपना टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल है जिसका बिजनेस है। बिजनेस में कैसा है कि दो शॉप उसके पास है। एक शॉप वन यानी गारमेंट्स की शॉप है और दूसरा एफएमसीजी यानी जनरल स्टोर है, सुपर मार्केट टाइप की। तो इसमें क्या है कि इसे एक शॉप पे तो ये खुद बैठता है और एक शॉप पे चूंकि दोनों शॉप को तो खुद से मैनेज नहीं कर पाएगा एक साथ, तो एक शॉप पे एक मैनेजर रख दिया और दूसरे शॉप पे खुद बैठता है। तो इस तरह से ये दोनों शॉप को, दोनों बिजनेस को मैनेज कर रहा है। दूसरे शॉप पे जो मैनेजर है उसको 40 से 50 हजार रुपया हम मान के चलते हैं कि उसको सैलरी दे रहा है और वो इस तरह से शॉप को रन कर रहा है। बाकी भी थोड़ा बहुत स्टाफ है, बट एक मैनेजर है जिसकी सैलरी 40 से 50 हजार रुपया वो दे के रखे हुए हैं। दोस्तों, अगर ये टैक्स प्लानिंग पर्पज से देखा जाए तो हम इनको ये सजेस्ट करेंगे कि आपके पास जो दो शॉप हैं, एक शॉप पे आप मैनेजर रखे हुए हैं, तो हम ये बोलेंगे कि आप दूसरे शॉप पे भी दिखाइए कि एक मैनेजर रख रहे हैं। आप वो मैनेजर उनको कंटिन्यू रखिए भी, जैसे आपके कोई रिलेटिव हो या फिर आपके फादर हो या ब्रदर हो। और यदि आपके फादर हैं तो आप अपने फादर को दूसरे शॉप पे एज ए मैनेजर रखिए कि आप मैनेजर बनिए, आप इस शॉप को देखिए। हालांकि देखेगा तो इंडिविजुअल ही सारा कुछ, बट ऑन पेपर ये भी होनी चाहिए कि वो एक मैनेजर के रूप में है और डे टू डे आते हैं, थोड़ी बहुत अपना देखते हैं, फिर वो जाते हैं। तो हम ये मान के चलना चाहिए इनको, अगर ये टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चाहेंगे कि एक शॉप पे मैं अपना एक मैनेजर भी रख दिया हूँ, मैं अपने फादर को मैनेजर के रूप में अपॉइंट कर दिया हूँ। दोस्तों, एक बिजनेसमैन, एक परफेक्ट बिजनेसमैन जिसे बोलते हैं, वो टैक्स प्लानिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उनको टैक्स प्लानिंग एक अच्छे तरीके से करना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनेंगे। तो दोस्तों, इस केस में मैं ये उनको बता रहा हूँ कि आप जो अपने फादर के एज ए मैनेजर अपॉइंट किए हैं इस शॉप के लिए, तो आप उनको एक्चुअल में पेमेंट दिखाइए, उनको पेमेंट करिए, उनके बैंक अकाउंट में हिट होनी चाहिए। 40 से 50 हजार रुपया दिखना चाहिए कि आपने पेमेंट किया है। अब ये 40 से 50 हजार रुपया जो मैं पर मंथ इसको पेमेंट करूंगा, इसका इनकम टैक्स में भी क्या ट्रीटमेंट, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी मैं आगे आपको बता रहा हूं कि किस क्लॉज के तहत हम दिखाएंगे कि मैं इसको पेमेंट कर रहा हूं। इनकम टैक्स में एक सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 है जो डील करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। मीन्स ये सेक्शन डील करता है कि यदि हम पेमेंट अपने रिलेटिव्स या एसोसिएटेड पर्सन को करेंगे तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सेक्शन बताता है। रिलेटिव्स एंड एसोसिएटेड पर्सन का डेफिनेशन भी मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन रिलेटिव्स में या एसोसिएटेड पर्सन में आते हैं। अभी हम ये मानते हैं कि यदि हम किसी भी नेचर का पेमेंट कर रहे हैं अपने रिलेटिव को, तो हमें ये देखना है कि दैट शुड नॉट बी एक्सेसिव, रीजनेबल होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। ये जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्या ये मेरी जो बिजनेस है उसके लिए ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या ये जेन्युइन पेमेंट है? ऐसा तो नहीं है कि ये जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5,000 रुपये का, मैं दे रहा हूँ इनको लाख रुपया, 50,000 60,000 दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं। मतलब रीजनेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब असेसिंग ऑफिसर हमारी एक्सपेंडिचर या और भी बहुत सारी चीज़ों को असेस करेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है उनको ऐसा लगे कि ये रीजनेबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं है, मतलब जितना इन्होंने काम किया उस हिसाब से पेमेंट नहीं, पेमेंट बहुत हाई है। तो उस टाइम में क्या होगा कि असेसिंग ऑफिसर हमारा हो सकता है कुछ कट कर दे एक्सपेंडिचर। हमने जो दिखाया 50,000 रुपया, हो सकता है वो 30,000 ही अलाउ करे, हो सकता है कुछ भी अलाउ ना करे। लेकिन कुछ भी अलाउ तो नहीं करेगा तभी जब बहुत ही ऐसा कुछ होगा कि रिजनेबल हो ही नहीं बिल्कुल। तो असेसिंग ऑफिसर को ये सब देखेगा जब आप ये पेमेंट दिखाएंगे। तो अब जैसे इसमें मैं यही बताया हुआ कि हमारी असेसिंग ऑफिस जब हमारी असेसमेंट होगी, मैं जो एक्सपेंडिचर की लिस्ट दिया हुआ है, जो दिखाया हुआ है, वो रीजनेबल अगर नहीं लगेगा, एक्सेसिव लगेगा, फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है या नहीं है, तो उस केस में हमारा डिसअलाउ कर सकते हैं। तो ये वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताया हुआ हूँ। अब मान के चलिए जैसे हम दिखा रहे हैं कि अपने सैलरी पेड किया अपने रिलेटिव्स को 6 लाख रुपया अपने पीएनएल में डेबिट किया हुआ है, बट हमारे असेसिंग ऑफिसर सिर्फ अलाउ किए 4 लाख रुपया। तो ये 2 लाख रुपया क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे हमारी प्रॉफिट में और फिर हमारे बिजनेस इनकम कंप्यूट करेंगे और हमारे 2 लाख को टैक्सेबल कर देंगे। तो ये होनी चाहिए कि आपने जो पेमेंट कर रहे हैं ये सारी रीजनेबल होनी चाहिए, जेन्युइन पेमेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी असेसिंग ऑफिसर इस सेक्शन के तहत हमारी जो एक्सपेंडिचर है उसको असेस करेंगे, देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी यदि हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में, और यदि हम पेमेंट नहीं दिखाएंगे तो उस केस में क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि
मान के चलिए वो जो इंडिविजुअल का नाम मिस्टर राम है, उनकी 2 शॉप, दोनों शॉप से एक क्लॉथ बिजनेस से गारमेंट से आई, उसकी 8,50,000 की नेट इनकम हुई है, और एक जनरल स्टोर से उसकी 7,50,000 की हुई है, यानी नेट में उसकी इनकम है 16 लाख रुपये दोनों शॉप से। इसमें हमने ये कंसीडर कर लिया है कि वो अपने फादर को सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4,80,000 रुपये उन्होंने साल में अपने फादर को पेमेंट दिखाया है। तो वो हम एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद क्लॉथ बिजनेस से फिर हम दिखाया कि 8,50,000 का इनकम हुआ। इस तरह से 16 लाख रुपये का टोटल इनकम यहाँ पे हमने दिखाया। और भी बाकी जो भी एक्सपेंडिचर होती है डे टू डे बिजनेस की, वो सब माइनस करने के बाद आफ्टर ऑल एग्जम्पशन एंड डिडक्शन ये फिगर है हमारे पास। आइए हम कैलकुलेशन करते हैं 16 लाख पे। अब जैसे हम इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे 16 लाख रुपए के हिसाब से, तो 2,50,000 पे उसकी नील है, 250 से फिर 5 लाख के आसपास पेपर लगेगा 5%, यानी 1250, फिर 1 लाख हुई उसकी, फिर 10 लाख से जो एबव है 6 लाख, उस पर लगी 30% के हिसाब से 1,80,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी इनकी बनी 2,92,500। अभी हम एजुकेशन से इसको इग्नोर कर रहे हैं, अभी हम बस इतना तक ही लेते हैं। तो मिस्टर राम की टैक्स लायबिलिटी 2,92,500 हुई है। अब हम क्या करेंगे, अपने उनकी जो फादर को पेमेंट किया हो उनका देखेंगे उनकी क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो चूंकि उनको साल भर में 4,80,000 का पेमेंट हुआ, तो उस पर नो टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि 5 लाख से कम है तो उनकी टैक्स लायबिलिटी नील हो गई। अब हम क्या करें, अब हम ये देखिए कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि राम को पेमेंट अगर नहीं दिया जाए, सॉरी, राम अपने फादर को यदि पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी 16 लाख और प्लस 4,80,000 और बढ़ जाएंगे, यानी नेट में उनकी टोटल इनकम कितनी होगी, 20,80,000 रुपया हो गई। अब 20,80,000 पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो पहला 2.5 लाख पे हमारा नील है, उसके बाद 5 लाख तक पे फिर 5% के हिसाब से 1250, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख से एबव है तो 30%, यानी 3,24,000 रुपया। तो टोटल हमारी होगी 4,36,500। अब देखिए इस केस में हम ये मान के चले हैं कि अपने फादर को उसने पेमेंट नहीं दिखाया, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 4,36,500 हो गई। कितना से, जो पहले 2,92,500 था, तो 2,92 से बढ़ के हो गया 4,36,500, यानी 1,44,000 उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई। यानी उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा सिर्फ इस कारण से कि उसने अपने फादर की को पेमेंट नहीं किया, वो ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया, इसके कारण उसकी टैक्स लायबिलिटी 1.5 लाख रुपये लमसम उसकी बढ़ गई, क्योंकि एजुकेशन से फिर लगेगा इस पर। तो 1.5 लाख की देखी जाए तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई उनकी। और उनके फादर के हाथ में पहले भी टैक्स लायबिलिटी नील थी, पेमेंट किए तब भी, और अभी पेमेंट नहीं हुई है तो कोई इनकम तो है ही नहीं, तो ऑलरेडी उनकी टैक्स लायबिलिटी नील रहेगी। अब दोस्तों हम ये मान के चले हैं कि मिस्टर राम ने अच्छे से टैक्स प्लानिंग किया है और उसने अपने फादर को ये पेमेंट दिखाया 4,80,000। तो अब सबसे पहला ये सवाल आता है आगे कि यदि मिस्टर राम ने फादर को पेमेंट कर रहा है, तो एक्यूमुलेट होकर के उसके फादर की इनकम बढ़ गई, मतलब 4-5 साल में उसके फादर के पास भी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी, 20-25 लाख की सेविंग हो जाएगी। तो अब ये सवाल आता है कि उसके फादर के पास जो इतनी पैसा आ गई है, तो यदि वो फिर मिस्टर राम को देना चाहेगा तो क्या मिस्टर राम को फिर उस पर टैक्स देना पड़ेगा? तो आंसर है नो, क्योंकि इनकम टैक्स में एक सेक्शन है टैक्सेशन ऑन गिफ्ट्स, मीन्स अपने रिलेटिव से यदि उसको गिफ्ट मिल रहा है, जिसका सेक्शन है 56 सबसेक्शन 2। ये सेक्शन ये बता रहा है कि यदि मुझे कोई गिफ्ट, चाहे कैश हो या इन कैंड हो, यदि मुझे इन काइंड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, यदि मुझे अपने रिलेटिव से कुछ गिफ्ट मिला है तो वो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगी, उस पर हमारी टैक्स लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी। तो इस तरह से मिस्टर राम पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करेगी अपना फादर को पेमेंट दिखा के, फिर फादर 2-4 साल कभी भी फिर वो पैसा दोबारा से अपने बेटे को दे सकते हैं एज ए गिफ्ट। तो इधर भी टैक्स लायबिलिटी उनकी कम होगी और इनको गिफ्ट के रूप में वो पैसा फिर से दोबारा आ गया, मतलब इस पे भी उनको टैक्स देना नहीं पड़ा। तो हम एक बार ये भी जानते हैं कि उस सेक्शन के बारे में 56 सबसेक्शन 2। इनकम टैक्स में एक इंडिविजुअल असेसी के लिए ये सारे लोग एज ए रिलेटिव डिफाइन किए गए हैं। तो इन सब से यदि इंडिविजुअल को कुछ भी मिले तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिविजुअल को यदि इन सब से गिफ्ट मिले तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, या कुछ केसेज है जिस केसेज में अगर इंडिविजुअल को कहीं से गिफ्ट मिल रही है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे यदि वो रिलेटिव से मिल रहा हो या इंडिविजुअल के मैरिज में मिल रही हो, या और भी बहुत सारे क्लॉज है। इन सब क्लॉज में यदि उनको मिल रहा है तो इन सब केस में टैक्सेशन नहीं आती है गिफ्ट पे।
अभी मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स में कि असेसी यानी इंडिविजुअल असेसी के भी रिलेटिव एसोसिएटेड पर्सन होते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे असेसी है, चाहे वो कंपनी हो या फॉर्म हो या फिर एओपी बीओआई हो या एचयूएफ हो, उन सब के लिए भी कोई ना कोई रिलेटेड पार्टी होते हैं, रिलेटिव होते हैं और या एसोसिएटेड पर्सन होते हैं। तो उन सब की यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है हर एक असेसी के लिए कि किसके लिए कौन रिलेटेड पार्टी है या एसोसिएटेड पर्सन है। तो यहाँ पे वो सारे चीज़ें दी हुई है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल असेसी के लिए कौन कौन हो सकते हैं रिलेटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे एक इंडिविजुअल के लिए उसके ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, लीनियन असेंडेंट, डिसेंडेंट, ये सारे लोग रिलेटिव्स में आते हैं। उसी तरह से एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यदि किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में है तो भी एसोसिएटेड पर्सन में आते हैं। तो यहाँ पे वो भी मैंने बताया है आपको कि यदि 20% या उससे अधिक वोटिंग पावर है तो वो सब एसोसिएटेड पर्सन में आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके भी कोई रिलेटिव या कोई जानकार हैं जिनके पास इस तरह के बिजनेस हैं, तो आप उन्हें ये एडवाइस दे सकते हैं कि आप इस तरह से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।